तो मेरे साथ में एक रीजनल चैनल का रिपोर्टर भी लाइव कर रहा था। कहाँ पे आप? पटना में के थे? अंदर सर्कुलर रोड है उनका घर है। और वो अपने लगातार लाइव में ये कह रहा था कि देखिए जो गेट है लालू प्रसाद यादव का घर है उस पर एक काला धागा बांधा गया है, मन्नत का धागा है ये। तो हम बोले कि बेल मिल गई, बेल मिल गई, बेल मिल गई। मतलब हम लाइव नहीं थे, लीगल बीट का रिपोर्टर संजय थे शायद, वो लाइव थे। पर हम बोले देखिए बेल मिल गई, बेल मिल गई, बेल मिल गई। तब वो बोले अरे ये तो बेल चला रही है। हम बाल बाल बचे पिटने से। अब पप्पू यादव के एक करीबी कह रहे थे कि ये सारा करा हुआ संजैया और अखिलेश का है। नीतीश कुमार इतने जरूरी हैं कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जो इंडिया अलायंस की जो बैठकें होती थी उसके अंदर मौजूद होते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गए थे हम लोग, कुछ साल पुरानी बात है, करीब 20-22 साल पुरानी बात है। तो लालू पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हुआ करते थे उस टाइम। अच्छा। और मुझको याद है कि कुछ जर्नलिस्ट उनको सब्जी मंडी में ले गए। सब्जी मंडी थी, मैं भी था वहाँ पे, राजदीप भी थे, बहुत सारे लोग थे। और एक खास बात और बताता हूँ लालू यादव की, वो जहाँ भी रुकते हैं, चाहे वो घर हो या होटल हो, अपने रूम का दरवाजा बंद नहीं करते। एकदम से एक फोन कॉल आया, तो मांझी साहब गाड़ी में बैठे हुए थे और फोन कॉल आया, नीतीश बाबू दूसरी लाइन पे, बोले आने मार्ग आ जाइए। तो वो सस्पेंस में कि क्यों बुलाया भाई। कभी कह रहे थे जो उनके साथ थे वो बोल रहे थे कल्पना ही नहीं की थी कि क्यों बुला रहे। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। अरे एक्टिंग ये बहुत बढ़िया करता है, बिहार से है। पप लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को एक बार बोले थे संसद भवन में, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत मजबूत आदमी है, चाहे कहीं से भी जीत के आई हो। इन्होंने कहा था आएंगे तो रेल विभाग लेंगे। ये सही नहीं है। हमारा पार्टी कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगा था, और नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। आप जान ही रहे हैं ना, देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सवाल एक दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं। हम तो इतना काम किए प्रदेश के लिए, उसके बावजूद भी विपक्षी लोग सवाल उठाते रहते हैं। नीतीश कुमार ऐसे कहते हैं, अब जान ही ना रहे हैं, अब देख ही ना रहे हैं। जी जी, आपको सब पता ही है, फिर क्यों पूछते हैं हमसे? हैं? तो जानते ना हैं आप सब। हाँ, तब भी चचा हमको छोड़ गए अकेले। अभी कुछ कहे थे हम आपको, कुछ बोले थे, इस बार आप कुछ बोले भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाए, सीधा चले गए। तो ये बेवफाई इस बार देखने को अरे गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। दीजिए दाद। वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जैसे हम हर बार बोलते हैं, आप दाद नहीं देंगे तो हमारे दर्शक जरूर हमारे शेरों पर दाद दे देंगे। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपका स्वागत है। आज तक रेडियो पे आप देखिए हमको, और देख नहीं सकते हैं तो सुन लीजिएगा। तो चलिए इस एपिसोड में शुरू हो जाते हैं। आई सियासत की बारी तो बिहार सब पर भारी। और हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ फर्राटेदार रिपोर्टर राहुल गौतम, जितेंद्र बहादुर सिंह और पीयूष, जो टांग खिंचाई उसकी हमें करनी है वो हम करेंगे। चाय की केतली भी हाजिर है, हमारे सारे प्रोड्यूसर और कैमरामैन भी, और अशोक सर बिल्कुल गंभीर मुद्रा में यहाँ पे बैठे हैं। अशोक सिंघल साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि लगभग 30-40 साल जिस तरह से उन्होंने राजनीति कवर की है वो आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरीज, क्यों लालू ने खाया सत्तू और पाकिस्तान गए तो क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि सियासत की चर्चा हो रही है, तो ये भी चर्चा कर लेते हैं कि पिछला पॉडकास्ट बहुत ओले गिरे, तारीफ़ें भी गिरी, और पिछला पॉडकास्ट काफ़ी चर्चित रहा। उम्मीद करते हैं इस बारी हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार की बिसात पर, किस तरह से कौन प्यादा है, कौन राजा है, कौन मोहरा है, और शह मात के खेल में कौन है सबसे आगे, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है, ये हम अपने सहयोगियों से पूछेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सीएम हो या पीएम हो या जो भी आपको लगता है आप बताइएगा। तो पूरी बिहार की बिसात में सबसे बड़ा जो चेहरा, स्टेक होल्डर कौन है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने सारे सहयोगियों से। और अशोक जी, सबसे पहले आपकी बारी। क्या लगता है आपको कि कौन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे खेल में?
नहीं, ऐसे एक नहीं कई हैं। नीतीश कुमार तो है क्योंकि मुख्यमंत्री इतने साल से, और एनडीए का चेहरा है वो मुख्यमंत्री के तौर पे, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। और तेजस्वी है, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अपोजिशन की तरफ से, हालांकि अभी घोषित नहीं किया, लेकिन है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, कोई दूसरा चेहरा नहीं है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, हालांकि इस बार प्रशांत किशोर भी अपने आप को दावा ठोक रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। अपने अपने आंकलन हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो राजनीति उनके आसपास ही घूमती है, अगर देखा जाए उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है चुनाव में, वही आगे चुनाव को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर बात की जाए एनडीए का चेहरा है, क्योंकि लंबे समय से सीएम है, और तेजस्वी अभी तक सिर्फ उनके अंडर काम कर चुके हैं मंत्री के तौर पे। तो नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है कि लोग क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा, कैसे रहेंगे, वो सीएम रहेंगे। हालांकि एनडीए बार बार कह रहा है कि वही सीएम रहने वाले। नीतीश कुमार बड़े श्रूड पॉलिटिशियन माने जाते हैं, तेज तर्रार पॉलिटिशियन, स्मार्ट पॉलिटिशियन। और ये बात लालू यादव भी कह चुके हैं बहुत बार संसद में कि नीतीश कुमार के मुंह में, सबके मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। पेट में भी दांत है, हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि तेज तर्रार आदमी, मतलब स्मार्ट है, शार्प पॉलिटिशियन है वो। हाँ। कि वो आपका कोई अपनी अनुभव? रणनीति, उनके, मेरा अनुभव कई बार हुआ जब रेल मंत्री भी थे दिल्ली में, और उसके बाद भी मुलाकात है उनसे काफ़ी। उनकी एक खूबी और है मौसमी की, अगर उनको फ़ोन करो लैंडलाइन पे, मोबाइल तो बहुत ही कम, देखा नहीं जाता उनके पास कभी भी, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन जब करते थे तो उनका जो भी ऑपरेटर था या पीए होता था फ़ोन पे, उस वक्त उनको मैसेज छोड़िए और वो फिर कॉल बैक करेंगे। जब भी फ़ोन पे रहेंगे, मीटिंग से फ्री होंगे, हमेशा से देखा गया कि कॉल बैक करते हैं। कॉल बैक करेंगे। और एक इंटरव्यू का जो कॉन्सेप्ट रहता है, वो बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं। कभी देखा नहीं होगा कि वो इंटरव्यूज़ दे दें, कभी मांग लो, बहुत रेयरली इंटरव्यू। इतने मुख्यमंत्री काल में अगर देखा जाए तो मेरे को याद नहीं है कि, बहुत एक दो लोगों को याद आता है कि दिया है, कि जब भी मांगो इंटरव्यू दे दे, ऐसा नहीं होता। तो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। जब भी पत्रकार उनको घेरते हैं तो कोई सवाल पूछते हैं तो उल्टा वो पत्रकारों से ही पूछने लग जाते हैं, उन्हीं के ऊपर टाल देते हैं कि अरे आप तो सब जानते ही हैं, आपको तो सब पता ही है। तो उनके एक पूरा जो शब्दों का चयन है, स्टाइल है, तो उस ढंग से वो रखते हैं। और एक अपनी इमेज जो है क्लीन रखते हैं हमेशा। सुशासन बाबू भी उनको कहा जाता है, हालांकि अपोजिशन तो बहुत सारे सवाल उठाता है इस चीज़ को लेके, लेकिन इमेज कॉन्शियस हमेशा से रहे वो। मैं एक नेता से बात करी थी सर, और उन्होंने बोला, बड़ा दिलचस्प है, देखिए कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आते थे तो वो आते थे अपना, या मंत्री थे या मिलने के लिए बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, तो उनके जो बेटे हैं वो कभी उनके साथ नहीं रुकते। उनका शायद घर द्वारका में है या कहीं है। और जब भी बातचीत होती थी, मतलब पुराने दौर के नीतीश कुमार की तो बातचीत होती थी तो फ़ोन कॉल ही आता था। कभी वो उनके इर्द गिर्द उनके बेटे नहीं नज़र आए। और वो जो पुराने नेता थे वो कह रहे थे कि जो सोशलिस्ट इमेज थी नीतीश कुमार की, उसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर थे। यही वजह थी कि 2014 में वो दौर था जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने थे, नरेंद्र मोदी साहब का नाम चल रहा था। और आपको याद होगा सर कि वो पटना आए थे और वो एक लंच कैंसिल कर दिया था नीतीश कुमार ने। और उसके बाद सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो पंजाब नीतीश कुमार पहुंचे थे, और वो फोटो बड़ी वायरल हुई थी, नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे। तो वो पटना पे डिनर कैंसिल कर दिया गया था, जिसका कह रहे थे कि काफ़ी बुरा भी माने थे कुछ लोग कि भाई बीजेपी के साथ इस तरह का बर्ताव किया। और उसके बाद वो दौर था कि पंजाब में पहुंच के दोनों की एक साथ तस्वीर होती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई नीतीश, जब समता पार्टी उनकी बनी, मतलब वो नेता मुझे बोल रहे थे कि जब समता पार्टी बनी और लालू से वो चिटके, जनता दल से हटे, तो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने सोच लिया था कि 3 मुद्दों पर अगर बीजेपी के साथ हम जा रहे हैं तो 3 मुद्दे कोल्ड स्टोरेज में बीजेपी को रखने पड़ेंगे: राम मंदिर, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अपने उसूलों के नीतीश कुमार बहुत पक्के थे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तभी 1994 के बाद जो है ये पूरा इनका गठबंधन चला, समता पार्टी का और बीजेपी का, जो आके टूटा 14 से पहले। और उसके बाद की कहानी तो पता ही है। तो नीतीश कुमार का ये स्टाइल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब चर्चा ये है कि वो नीतीश बाबू को कौन चला रहा है। लोग कह रहे हैं कि कौन चला रहा है, नीतीश बाबू खुद कमांड में है
या फिर आपको लगता है कि उनको चलाया जा रहा है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बाबू लोग चला रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी चला रही है। तो पीयूष, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, नीतीश कुमार वो नेता हैं जिनको कोई चला नहीं सकता है। जैसा अशोक सर ने भी बताया कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत तेज तर्रार राजनेता हैं और उनको मालूम है कि कब क्या किस समय कौन सा फैसला लेना है। मुझे वो दिन भी याद है, वो दौर भी याद है जब 2013 की आपने बात की, तो उससे ठीक पहले जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो लगभग बन ही गए थे। हाँ, जी, बाद में प्रधानमंत्री बने भी। उस वक्त उन्होंने अपना मतलब साथ छोड़ दिया था बीजेपी से और ये फैसला लिया कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त 2014 में ही बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस जो है लोकसभा में निकल के आई। उससे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसके नाम, उनके चेहरे पर जो वोट पड़ता है वो पड़ता रहेगा और पड़ता आ रहा है। सन 2000 से आज तक 17 से 19% कुर्मी वोटर जो इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जहां जाएंगे वहां वो कुर्मी वोटर जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को किसी तरह की कोई दिक्कत, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और यही कारण है कि आज तक वो मुख्यमंत्री हैं। एक नेता मुझे ये भी बता रहे थे कि 2024 चुनाव से पहले ही जब बहुत ज़्यादा प्रो बीजेपी इमेज लोगों के बीच में थी, प्रो इंडिया गवर्नमेंट इमेज थी और नीतीश कुमार साथ में वापस आ गए थे जब चुनाव हुआ, तो ये पता चला कि बिहार, ये लोकसभा चुनाव के बाद बिहार चुनाव के ऊपर नजर रहती है क्योंकि बिहार का रास्ता बिहार से होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है, बीच में उत्तर प्रदेश भी आ जाता है लेकिन यूपी भी आ जाता है। बीच में यूपी भी आ जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और जेडीयू खत्म हो जाएगी, वो मर्ज हो जाएगी। लेकिन 2024 के नतीजे ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी का पुनर्जन्म हुआ है और इस बार आप दोबारा देखिएगा चुनाव में किस तरह की स्थिति होती है। देखिए पीयूष, अकेले इस पूरे पॉडकास्ट में जो चौपाल हम लोग की लगी है उसमें अकेले बिहारी हैं, तभी वो कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता बिहार से गुजरता है। उनको यूपी और कोई और प्रदेश नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोग लिट्टी चोखा और मटन चंपारण की भी चर्चा करेंगे, पर गाड़ी को थोड़ा सा धक्का और मारते हैं और बात करते हैं उनके राइट हैंड मैन और लेफ्ट हैंड मैन की। आप क्योंकि गृह मंत्रालय पे भी और ब्यूरोक्रेसी पे भी बहुत क्लोज नज़र रखते हैं, चर्चा है कि उनके 2-4 इर्द गिर्द बाबू लोग हैं, दीपक कुमार हैं और बहुत सारे 3-4 बाबू हैं। और ये मुझे कोई नेता बता रहे थे कि एक तरफ मतलब कि वहाँ पे कुर्मियों का, और क्योंकि बिहार में बिना कास्ट के तो कुछ काम होता ही नहीं है, मतलब हर चीज़ के मायने होते हैं। तो कुर्मी कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, पर कुर्मी बाबुओं का पाला ज़्यादा भारी रहना चाहिए, वो है। दूसरी चर्चा ये है कि जैसे कि चर्चा होती है सम्राट चौधरी काफ़ी करीब है, दूसरे संजय झा की भी बात होती है। तो वाकई में सबसे करीब नेता कौन आपको लगता है, या यहाँ पे पार्लियामेंट में भी आप देखते हैं? तो देखिए, पार्लियामेंट में जब देखते हैं या फिर इसके साथ साथ अभी एक उनके घर में पार्टी हुई थी, गृह मंत्री भी गए थे वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो डिसीजन की अगर बात करें तो इस समय जैसे संजय झा हो गए, बहुत सारे निर्णय लेते हैं। राजीव रंजन, लल्लन सिंह जो वो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, लेकिन ये कोर टीम के सदस्य हैं जो कि बहुत सारे निर्णय लेते हैं और नीतीश कुमार इन लोगों की बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको उनके द्वारा माना भी जाता है। ऐसा देखा गया है कई बार कि हमने देखा भी है चलते फिरते या मीटिंग में कि जब भी सरकार का कोई बड़ा निर्णय होता है या कुछ संदेश पहुंचाना होता है तो राजीव रंजन सिंह, जो लल्लन सिंह, वो उस निर्णय को लेकर के सरकार की तरफ से नीतीश कुमार तक पहुंचाते हैं। संजय झा का भी वैसे ही बराबर का रोल होता है। तो इस समय ये तमाम जो लोग हैं एक खास टीम है जो कि समन्वय भी स्थापित करते हैं बीजेपी के साथ। कोई अगर दिक्कत होती है जेडीयू और बीजेपी के बीच में किसी भी तरीके की तो ये देखने को आया। और अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है, उनके नाम तो नहीं लेना चाहिए, आपने नाम भी लिया है कुछ अधिकारियों का, तो ये थोड़ा सा उनकी टीम को इस तरीके से बनाया गया है कि उससे चाहे वहाँ के स्टेट का कॉम्बिनेशन हो, सेंटर का कॉम्बिनेशन हो, उनको स्थापित करने के लिए इस तरीके का बनाया गया है। ख़ास तौर से जो
गृह मंत्री जो है इन सब चीज़ों को देखते हैं कि पार्टी में या फिर इन सब चीज़ों को लेकर के, तो वो पूरी जो है चर्चा और बातचीत के समय ये तमाम नेता जो है वो एक तरीके का समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे कि जो गठबंधन इस वक्त है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो ये देखा गया है। पर ये इंटरेस्टिंग क्योंकि राहुल यहाँ पे लगातार जो जितेंद्र भाई कह रहे थे तो उससे ही आगे बढ़े, तो लगातार नीतीश कुमार की हेल्थ को विपक्ष कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मुद्दा खड़ा कर रहा है। तो कि कई बारी कोई एक नेता मुझे बोल रहे थे कि नीतीश कुमार फ़ोन करते हैं आजकल तो शुरू करते हैं एक चर्चा, फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं, एक ही फ़ोन कॉल में कई टॉपिक पे चर्चा कर देते हैं, इधर उधर उनका ध्यान भटक जाता है। तो ये आपको लगता है कि टफ है एक टॉपिक जो हैंडल करने के लिए? देखिए उसमें भी आप देखिए कि ओपनली या बहुत ही ज़्यादा ब्रेजनली ऑपोजिशन अटैक नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं सिंपैथी ना मिल जाए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बिहार राज्य को कई दशकों से चला रहे हैं और उनको लगता है कि अगर आप उनकी हेल्थ पे मखौल उड़ाएंगे, अगर भाषा में बात करूँ तो उसका नुकसान होगा, तो वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। कुछ सपोर्टर्स इधर उधर कुछ कह देते हैं, कुछ नेता कह देते हैं, लेकिन पार्टीज की स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप मुद्दों पर उनको घेरा जाए। जहाँ से अशोक जी ने छोड़ा था मैं वहीं से आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ। नीतीश कुमार की 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ उनके राजनीतिक करियर की, एक उन्होंने महिला वोट बैंक बनाया भारत के अंदर सबसे पहला शराबबंदी कर जिस महिला वोट बैंक की अब हर चुनाव के अंदर चर्चा होती है। लाडली बहन, लाड़की बहन, किसी तरीके से आप फीमेल वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आए। ये सबसे पहले अगर किसी ने व्यक्ति ने किया वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर किया। लगातार महिलाएं उनको लगातार वोट करती रही, उनको फ़ायदा मिलता रहा। और नीतीश कुमार इतने ज़रूरी हैं कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जो इंडिया अलायंस की जो बैठकें होती थी उसके अंदर मौजूद होते थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर पाला नहीं बदलते तो शायद आज एनडीए की सत्ता ना होती, यूपीए की सत्ता होती, क्योंकि बिहार के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट्स नहीं आए। ओबीसी के एक बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उनकी जाति उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है। वो काफ़ी कुछ मोबिलाइज कर सकते थे अगर वो यहाँ पर रहते, और वो क्यों चले गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फैसला नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार को कन्वीनर घोषित कर दिया जाए। सिर्फ छोटी सी एक चीज मांग रहे थे कि मुझे आप इंडिया अलायंस का कन्वीनर घोषित कर। किस्सा तो सुनाइए कि क्या हुआ मीटिंग में? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग हुई और नीतीश कुमार क्यों चिटक गया, उसी में वो पूरा मामला खराब हो गया। याद है आपको कि राहुल गांधी और सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे और संजय झा ने बोला कि भाई कन्वीनर बनाना चाहिए, या लल्लन सिंह बोले थे? देखिए वो वीडियो कॉल का जो आप जिक्र कर रही हैं, जो एक वर्चुअल कॉल हुई थी, उसके अंदर तमाम लोग मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, इसके अलावा जो इंडिया अलायंस के और घटक हैं वो भी मौजूद थे। और ये चर्चा उठी कि अब समय आ गया है कि आप नीतीश कुमार को कन्वीनर का जो पद है या कन्वीनर पद को डिसाइड कर लिया जाए। नीतीश कुमार का नाम तो पहले ही चर्चा में था, कन्वीनर पद का फैसला कर लिया जाए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम चर्चा करेंगे अपने तमाम लोगों के साथ में और उसके बाद आपको कन्वे कर देंगे। जैसे ही ये बात कांग्रेस की तरफ से कही, कैमरा ऑफ हो गया और नीतीश कुमार फिर दोबारा उस कॉल पे नहीं दिखे। और उसके बाद तो वहां से आप ये समझ और उसके कितने दिन बाद? हाँ, उसके बाद उसके बाद सब लोग, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये टेक्निकल एरर है या पॉलिटिकल एरर हो गया है। तो ये तो बाद में पता लगा ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये पॉलिटिकल एरर हो गया है। और नीतीश कुमार फिर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ना कुछ कहा ना उन्होंने बताया, और वो चले गए एनडीए के साथ में। और जिसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद सब लोग जानते हैं कि कैसे एनडीए वापस सत्ता में आई। तो कुल मिलाकर आप ये कैसे, नीतीश कुमार बेहद सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। आई थिंक सबसे मेन स्टेक होल्डर हैं बिहार के, कम से कम। वो कहावत है ना, हाँ, क्या कहावत है ना, योर लॉस माई गेन। उसी पर जो है बीजेपी ने काम किया। और संजय झा की का जिक्र किया राहुल ने। संजय झा वो हैं जो बीच की कड़ी हैं बीजेपी और जेडीयू की। वो अब वर्किंग प्रेसिडेंट है जेडीयू के, और वो इतने ही एक्सेसिबल और इतने ही सॉफ्ट हैं जितने नीतीश कुमार हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में अशोक जी ने बताया कि वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही संजय झा भी हैं। आप उनको कॉल करेंगे तो हो ही नहीं सकते कि आपको कॉल बैक ना आए। तो वही संजय झा जो है वो मैसेज लेके
उन्हीं संजय झा से बीजेपी ने संपर्क किया, क्योंकि संजय झा एक कड़ी आज से नहीं है, वो ऑफ बैकडोर जो है पिछले कई सालों से बीजेपी और जेडीयू के बीच की कड़ी रही। और मुझे याद है एक समय वो भी था जब अरुण जेटली के टाइम पर भी अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई बातचीत होती थी तो संजय झा के माध्यम से होती थी। तो संजय झा को पता चला और उसके बाद जो जिस तरह की स्थिति पैदा हुई इंडिया अलायंस में, उसके बाद बीजेपी से संपर्क साधा गया और उसके बाद फिर कहानी बदल गई पूरी। ये बिल्कुल सही बात है। और ये वैसे तुम बिहारी हो तो तुमको बिहारी में भी बोलते हो थोड़ा सा कि आती है तुम्हें मैथिली या मेरे को भोजपुरी पूरी समझ आती है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल भाषा को लेकर काफी विवाद हो रहा है, तो मैं कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता कि किसी की भावनाएं आहत समझ में आती है, बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि जन्म यहाँ हुआ है, आजकल पढ़ाई नेता बहुत गिर रहे बोल के मेरी भावना ऐड कर दो, चलो बोलो कोई गाना सुना दो भोजपुरी। हाँ सुना दो। जिया वो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। बिहार जो है ना, उसकी मिट्टी में वो दम है, वो खरा सोना है बिहार की मिट्टी। कहीं भी छिटक जाए, कहीं पर भी मिट्टी पड़ जाए तो वो वहां पर आदमी जिए जाता है। आज के टाइम पर कैरेक्टर है बिल्कुल। आज के टाइम पर आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप राजनीति में देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, बिहारी सबसे आगे है, नंबर 1 अव्वल दर्जे पर है। नहीं कहते ना एक बिहारी सब पर भारी, तो ये बिहारी सब पर भारी है, अपने आप में अपना अंदाज कैरी करता है। बिहार के लाला जी ये जो बिहार के लाला है भाई। पर ये जो बात कह रहे हैं पीयूष, उसको मैं बताती हूँ कि किस तरह से जब ये चिटकने से पहले नीतीश कुमार गए और उसके साथ ही इंडिया अलायंस की एक तरह से सत्ता की चाबी भी चली गई, और वो सत्ता की चाबी मिल गई बीजेपी को। आज के दौर में वो टेस्टिमनी है कि जेडीयू के सहयोग से बीजेपी की सरकार बनी है। और नीतीश कुमार एक्चुअली ये पूरा लगातार ये प्लानिंग चल रही थी। इंडिया अलायंस के बाकी दलों को लग रहा था कि नीतीश कुमार बार बार ना कन्वीनर की चाहत रख रहे हैं, और ये संशय था, एक शक था उनको कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये शक की वजह से उस समय बोल दिया कि हम आपस में सलाह मशवरा करेंगे। एकदम से संजय झा ने कन्वीनर की बात कही, उनने बोल दिया कि हम आपस में सलाह मशवरा करेंगे, तो नीतीश कुमार बिदक गए और उन्होंने फोन दिया काट, जो राहुल बोल रहा है। तो वो शक पहले से था कांग्रेस हो या बड़े बड़े नेताओं को इंडिया अलायंस के, कि नीतीश कुमार अपने आप को पुश कर रहे हैं। और खरगे तो थे नहीं कन्वीनर, इंडिया अलायंस का कोई ऐसा कन्वीनर घोषित था नहीं। नीतीश कुमार ने ही कहा था ना कि भाई अब राहुल गांधी घोड़ा चढ़ेंगे, या इस तरीके से। जब पहली बार इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, मुझे याद है अशोक सर कि वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, सर आप भी तो थे वहाँ पे। तो किस तरह से नीतीश कुमार खुद सबसे पहले माइक पकड़े थे, वही पूरा मीडिएट कर रहे थे, मॉडरेटर थे वो पीसी के, तो पूरा उनका ब्रेन चाइल्ड था। और फिर उसके बाद कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। पर अगर नीतीश की बात करते हैं तो अशोक जी बात चली आती है लालू प्रसाद यादव की, और ये एक्टिंग कर रहा था लालू जी की। पर हकीकत तो ये है कि लालू जी ना सिर्फ बहुत अच्छी मिमिक्री करते थे, अपने क्लास के मॉनिटर थे, और ना सिर्फ मिमिक्री करते थे, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्सिबल क्लास में वही रहते थे, खूब हंसाते भी थे स्कूल में लोगों को। तो वही चीज़ आप बाद में भी नज़र आई कि एक तरीके से मॉनिटर हो गए वो। मौसमी उनके तो व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर भी उन्होंने जाके पढ़ाया था, कई क्लासेस ली बच्चों की। जब रेल मंत्री थे प्रोफेसर उनको कहा गया। एक्टर भी थे क्योंकि एक्टिंग की थी, उनके घर में ही शूटिंग हुई थी पटना में, जिसमें जॉनी लीवर और कई लोग वहाँ गए थे, उसमें रोल प्ले किया था। कौन सी पिक्चर थी वो? पिक्चर का नाम है लालू प्रसाद यादव। हाँ, लालू प्रसाद यादव, श्रीमान लालू प्रसाद यादव। श्रीमान लालू प्रसाद। तो उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की, और बहुत सारे ब्रांड चले थे। फुलझड़ी कुछ आया था दिवाली पे उस टाइम लालू के नाम से, तो एक अलग व्यक्तित्व। ट्रिपल रोल था उसमें लालू यादव। हाँ, ट्रिपल रोल रहा होगा शायद। तो ऐसे बहुत सारे उनकी पर्सनैलिटी के आयाम रहे मौसमी। और मैंने खुद देखा है क्योंकि लालू को मैं बहुत साल से कवर किया, और पार्लियामेंट में भी जब वो बोलते थे तो सुनते थे। जब वो टारगेट करते थे बीजेपी को, सुषमा स्वराज को, खुराना साहब को, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, तो लोग उनकी बातों को बुरा नहीं मानते, लेकिन एंजॉय करते थे। अच्छा, वाजपेयी जी भी हंसते रहते थे, मैंने देखा उनको, वाजपेयी जी को। हम ऊपर बैठे होते थे हाउस में, तो लालू जी का अपना अंदाज होता था, लेकिन वो किसी भी सीरियस बात को हंसी मजाक में कहते थे, उसके बड़े मायने भी होते थे, बहुत कह जाते थे वो अपने तरीके से, क्योंकि
शार्प पॉलिटिशियन है लालू प्रसाद यादव। हालांकि अभी पूरा उनके बेटे ने कमान संभाल लिया मौसमी। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं इससे पाकिस्तान गए थे हम लोग, कुछ साल पुरानी बात है, करीब 20-22 साल पुरानी बात है। तो उसमें डेलीगेशन गया था यहाँ से, जिसमें अलग अलग पॉलिटिशियन थे, शायद पासवान जी भी थे, राजीव शुक्ला भी थे, और भी काफ़ी लोग थे, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गए थे हम लोग, मैं भी उसमें था। तो लालू पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हुआ करते थे उस टाइम। अच्छा। और मुझको याद है कि कुछ जर्नलिस्ट उनको सब्जी मंडी में ले गए। सब्जी मंडी थी, मैं भी था वहाँ पे, राजदीप भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो वो फिर वहाँ भी उन्होंने आलू उठा करके जो बोलते रहे कि जब तक है समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। तो उस टाइप की चीज़ें वहाँ भी वो बोल रहे थे। क्या बोला उन्होंने? जब तक समोसे में है आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। रहेगा। तो ये कहावत लालू बोला करते थे। पाकिस्तान में जाके भी उस सब्जी मंडी में ये सब बातें आलू उठा करके सब बोलना शुरू कर दिया। गजब और अंदाज। वहाँ के जो पाकिस्तान के एमपीज भी थे, बहुत सारे यंग एमपीज, वो भी लालू से मिलने आते थे। वो भी एक दौर था। और वो सत्तू भी बना के सत्तू लेके गए थे मौसमी। होटल के जिस कमरे में रुके थे उसमें वो सत्तू बना रहे थे सुबह सुबह। वहाँ सत्तू लेके गए पाकिस्तान? सत्तू लेके गए, वो कहा कि राबड़ी देवी ने दिया है। बते तो ब्रांड सत्तू पिएंगे। सत्तू को प्रमोट, वो ब्रांड बिहार थे बेसिकली। तो उस टाइम वो अलग दौर था। और एक खास बात और बताता हूँ लालू यादव की, वो जहाँ भी रुकते हैं, चाहे वो घर हो या होटल हो, अपने रूम का दरवाजा बंद नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो खुद, मैंने उनसे पूछा, इस्लामाबाद की बात है, और यहाँ तुगलक रोड पे जब रेल मंत्री के नाते रहते थे, तो उनका दरवाजा, पाकिस्तान गए वहां पे भी वहाँ दरवाजा भी बंद नहीं होटल किया? का रूम का दरवाजा बंद नहीं किया उन्होंने। गजब। उन्होंने कहा कि मैं बंद नहीं करता हूँ, मुझको अजीब लगता है, सफोकेशन होता है। घर अजीब के होटल अंदर, होती है। घर में भी नहीं बंद। घर में भी नहीं करते और वहाँ भी नहीं, होटल में भी नहीं। होटल में तो हर कोई बंद करके रखता है, लेकिन उन्होंने, इंटरेस्टिंग बात थी उनकी। तो लालू का अपना एक तरीका है चीज़ों को पेश करने का, बोलने का। जब पार्लियामेंट में रहते तब भी वो चर्चा में रहते थे। तो और लालू की खास बात एक और बताता हूँ उसमें, ये मेरे खुद का वाक़या है। जब वो तुगलक रोड पे रहते थे, वो सुबह किचन में जाके चाय बनाते थे, मटन भी बनाते थे वो। अच्छा, सुबह सुबह वो किचन में जाते थे। सुबह ही मटन? नहीं, जैसे चाय बना रहे हैं सुबह उठ के, खुद जैसे शौक था। हाँ। शौक था उनको, किचन में जाने का, बनाने का उनको शौक रहा है शुरू से। अब तो मुझको पता नहीं क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए, आपको कहीं पता चलेगा, पाकिस्तान गए लालू जी, अशोक जी साथ में गए, तो क्या किस्सा पता चल रहा है कि कोई सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान के होटल में दरवाजा खोल के वहाँ सत्तू बना रहे हैं। सत्तू बना रहे हैं। बताइए, सत्तू की- पाकिस्तानियों को भी सत्तू खिलाया होगा। सत्तू की बात मैं बताऊं, सत्तू एक ऐसा ड्रिंक है, लोग एनर्जी ड्रिंक्स और ये सब चीजें पीते हैं, सत्तू से बढ़िया कोई ड्रिंक ही नहीं है। आप सत्तू लीजिए, ठंडे पानी में सत्तू को 2 चम्मच डालिए, साथ में प्याज डालिए, और एक मसाला आता है बहुत बढ़िया मसाला, वो घर में बना सकते हैं आप, जीरा और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके, वो आप पी लीजिए सुबह सुबह। कितनी ही गर्मी हो, अच्छा। आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एकदम आप जो है दिन भर तंदुरुस्त और एकदम फिट अपने आप को महसूस करेंगे। 1 गिलास पी लीजिए बस। कई ऐसे नेता हैं जो बिहार से आते हैं, वो अपने जेब में, उनके जेब पोटली रहती है। अच्छा, सत्तू एनर्जी ड्रिंक है। आप चने को कूट के, चने को पीस के सत्तू बनता है। कौन नेता है ऐसे, मतलब लेके चलते हैं अपने लेके साथ? चलते हैं कई लोग। हाँ, लंच में जो है वो सत्तू पी लेंगे, या अगर कभी टाइम नहीं मिला, कई बार पार्लियामेंट के सेशंस ऐसे होते हैं कि लंबे खींचते रहते हैं, आप सत्तू पी लीजिए, एक लंबे दौर तक आप आराम से पूरा आपका दिन निकल जाएगा। सत्तू से मुझे याद आया कि तेजस्वी यादव भी बहुत शौकीन है खाने के। हाँ, उनका तो एक वीडियो तेजस्वी की भी चर्चा होनी ही चाहिए। तेजस्वी भी क्यों, पूरा परिवार आप कहिए, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी भी उनके घर गए थे, और मटन बनाया था लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से। लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी ने पूछा कि मटन बनाने में, खाना बनाने में और पॉलिटिक्स के अंदर में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या समानता है। उस पर मुझे अभी भी याद है, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देखिए, जैसे खाने में हम बहुत सारी सामग्री को डालते हैं तब स्वाद आता है, ऐसे ही राजनीति में जब हम तमाम लोगों को, तबकों को एक साथ लेकर आते हैं तब मज़ा आता है। तो ये उनका बताने की एक शैली है। देखिए, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ मौसमी आपको। मैं 2018 के अंदर पटना गया, सर्कुलर रोड पर लालू प्रसाद यादव का घर है। उनके घर, उनको 42 दिन की मेडिकल बेल मिली थी। वो घर आए अपने, उनके घर के बाहर हम लाइव कर रहे थे, मैं लाइव कर रहा था, और मैं अपने लाइव में बोल रहा था कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया है,
करप्शन के लिए, इस तरीके की मैं बातें बोल रहा था, तभी एक व्यक्ति ने आया और उसने मेरा माइक छीन कर बोला कि आप उन्हें जो मर्जी कहते रहिए, वो हमारे मसीहा हैं, उन्होंने हमारे मुंह में ज़बान दी है। 1 मिनट के लिए टेंशन में आ गए होंगे आप। देखिए, मेरा कोई रास्ता नहीं है बिहार से, मेरा कोई रास्ता नहीं है उत्तर प्रदेश से। हम इतना ही जानते हैं बिहार को जितना हमें फीड किया गया है। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमारा मसीहा है, हम गांव में चल नहीं सकते थे। ये जो लालू प्रसाद यादव ने सोसाइटल चेंज लेकर आए, जैसा उनको कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी एम्पावर किया कई कम्युनिटीज़ को, आई थिंक वो उसके लिए एक बारी मुझे याद है चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक लालू और एक मुलायम सिंह यादव आप पैदा करिए, तब आप जानिएगा कि कितने ज़रूरी हैं राजनीतिक सिस्टम के लिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप, आई थिंक बैड प्रेस बहुत हुई। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो इतनी ज़ोर से गुस्से में हैं, आप उस वीडियो में देखिए। वो कुछ अखबारों का नाम लिए बिना उनको कह रहे हैं कि जब हमारे राज्य में एक चूहा भी मरता था तब भी आप उसको फ्रंट पेज पर छापते थे। अब इतनी हत्याएं हो रही हैं, एक दिन में 4-4 खून हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं छापते हैं? अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो आई थिंक बैड पीआर थोड़ा उनका रहा। एक मजेदार किस्सा है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बताऊं। उन्हीं के घर के बाहर जब मैं ये खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा था तो मेरे साथ में एक रीजनल चैनल का रिपोर्टर भी लाइव कर रहा था। कहाँ पे आप? पटना के अंदर सर्कुलर रोड है, उनका घर है, और उनके घर के बाहर हम लाइव कर रहे थे। तो मेरे साथ में एक और रिपोर्टर था रीजनल चैनल का, बिहार का, और वो अपने लगातार लाइव में ये कह रहा था कि देखिए, जो गेट है लालू प्रसाद यादव का घर है, उस पर एक काला धागा बांधा गया है, मन्नत का धागा है ये, और ये धागा लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बांधा है ताकि वो जेल ना जाए वापस। तो ये धागा बांधा है। वो लगातार बोले जाए 15 मिनट 20 मिनट। उसके बाद मीसा भारती आई, गेट खोला उन्होंने, उस पत्रकार को बोला आप इधर आइए। तो पत्रकार को लगा कि मुझे इंटरव्यू मिलेगा एक्सक्लूसिव लालू प्रसाद यादव का या मीसा भारती का या तेजस्वी का। उन्होंने कहा आप इधर आइए। तो मैं भी देख रहा था, तो बोला इधर आइए, देते हैं, ये मन्नत का धागा है। वो दरअसल काला रिबन था जिसपे सीआरपीएफ के कच्चे बनियान सूख रहे थे। कौन बोल रहा था? वो काला कपड़ा क्योंकि सीआरपीएफ के कई जवान के घर में रहते थे जो उनकी सेफ्टी में, सिक्योरिटी में लगे हुए थे। उनके कपड़े सूख रहे थे उस काले रिबन के ऊपर, उसको मन्नत का धागा बनाकर मीडिया चला रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैड प्रेस का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो काउंटर नहीं कर पाए। एक बारी तो हम पिटते पिटते बचे थे। वहाँ पे वो जजमेंट आने वाला था रांची कोर्ट में, हम सर्कुलर रोड पे खड़े थे, कहीं से कुछ खबर आई और कोई और पत्रकार चलाने लगा कि बेल रिजेक्ट हो गई है उनकी, और वो दंदनाते हुए सारे मेरे पीछे भागे कि आप चला रहे हैं, और वो बोले कैसे घेर लिया था हमको। तो भाई हमने कहा कि क्या है, और हमारे कान में ईपी लगा हुआ है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं आप कैसे गलत चला सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम लोग ने तो चलाया नहीं है, आप गलत कैसे चला सकते हैं, बेल रिजेक्ट हो गया, अभी तो फैसला नहीं आया, कैसे आप चला सकते हैं। तो फिर हम बोल रहे जी, पीछे कोई हमारी एंकर थी, वो बात कर रही थी, हाँ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। और हमारे जो कोर्ट में रिपोर्टर थे वहाँ रांची कोर्ट में, हम पटना में, तो वो बोल ही रहे थे, हम सुनना चाह रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं। कहते हैं देखिए अभी फैसला आया है और बेल मिल गई है लालू जी को। तो हमने सोचा कि अगर हमने अगले 5 सेकंड में नहीं बोला तो हमको जो है पकड़ के ये लोग धर लेंगे। तो हम बोले कि बेल मिल गई, बेल मिल गई, बेल मिल गई। मतलब हम लाइव नहीं थे, लीगल बीट का रिपोर्टर संजय थे शायद, वो लाइव थे, पर हम बोले देखिए बेल मिल गई, बेल मिल गई, बेल मिल गई। तब वो बोले अरे ये तो बेल चला रही है। हम बाल बचे पिटने से। तो लालू यादव के साथ इमोशंस इतने हाई होते हैं कि आसान नहीं है। और मतलब कि मैं अगर कनेक्ट करूं, मतलब हम लोग तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी कवर किए, तो काफ़ी फ़नी तरीके से वो लालू यादव कई बारी राहुल गांधी को बोल चुके हैं कि भाई शादी कर लीजिए। तो वो बोले आप मम्मी से बात कर लीजिए, तो बोले बात कर लेंगे, बात हो गई, आप शादी कर लीजिए। तो वो कहते हैं आपने कहा तो हम कर लेंगे। मतलब एक बारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगा यहीं पे उनका ब्याह करवाने में हो जाएंगे। लेकिन इशारा ये था उस समय कि इस बारात का दूल्हा, मतलब इंडिया ब्लॉक का दूल्हा राहुल गांधी है, वरना शादी की बात क्यों प्रेस वार्ता में छेड़नी।
तो वो याद है आपको कि इंटरव्यू कर रहे हैं अशोक जी और नई नवेली दुल्हन के साथ तेजस्वी बैठे हुए हैं और पूरी जो मीडिया जगत में हाहाकार मच गया। कैसे किया आपने वो इंटरव्यू? वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मौसम मैं पार्लियामेंट चल रहा था उस दौरान, तो मुझको फ़ोन आया कि तेजस्वी की शादी अब पहली बार पटना जा रहे हैं वो शादी करके उनकी पत्नी के साथ। अब वो पता नहीं किस फ्लाइट में जा रहे हैं, ना कोई टिकट बुक, हमको तो कुछ पता नहीं। पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट से जब मुझको मैसेज आया कि देखिए अगर क्योंकि सब लोग इंटरव्यू करना चाह रहे थे तेजस्वी और उनकी वाइफ का, और सब मीडिया लगा हुआ था, लेकिन मैं एयरपोर्ट चला गया ऐसे जैसे जिस हाल में था। वही कोई कपड़ा नहीं लिया, कुछ नहीं, पार्लियामेंट से सीधा वहाँ गया, टाइम ही नहीं था मौसमी फ्लाइट का कि 5 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं, ऐसा कुछ पता चला कि थी। हाँ। वहाँ से मैं गया और गाड़ी ली, लेकिन इतना ट्रैफिक था, शाम को ट्रैफिक हो जाता है। अगर मैं गाड़ी से जाता तो ना जा पाता एयरपोर्ट पे, फ्लाइट ना पकड़ पाता। हाँ। तो मैं मेट्रो में गया कैमरामैन को लेकर के, और फिर वहाँ पहुँचा तो फ्लाइट प्लेन का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। टिकट पता चल गया, वहाँ आसपास लोगों से पता किया, टिकट भी वहीं पे बुक कराया, टिकट भी नहीं था। एयरपोर्ट से टिकट बुक करा के उसमें गया और तेजस्वी से मुलाकात हुई। फर्स्ट सीट पे ही बैठे हुए थे वो। मुलाकात हुई तो फ्लाइट में कोशिश की इंटरव्यू करने की, लेकिन नहीं करने दिया गया स्टाफ ने। लेकिन एक ये हुआ कि चलो हम पहुंच गए मिशन पे। अब वो आगे फिर इंटरव्यू की बात थी, इंटरव्यू वो एग्री कर गए थे देने के लिए। फिर पटना उतरने के बाद पता चला वहाँ उनके लोग आए हुए थे रिसीव करने के लिए, क्योंकि शादी करके पहली बार जा रहा था। परिवार के लोग थे, उनके पार्टी के लीडर्स थे। और बाहर पता चला कि 50-100 मीडिया वाले खड़े हुए हैं, यूट्यूबर्स भी, टीवी चैनल्स वाले बाहर भी, खड़े सब अशोक इंतजार जी कर रहे उनके हैं। साथ फ्लाइट से आ रहे हैं। फिर वो वीआईपी लाउंज में बैठे एयरपोर्ट के, वहाँ पे मैंने 20-25 मिनट उनका इंटरव्यू किया, तमाम चीज़ों को लेकर, लोग जो जानना चाहते थे, जो रुचि थी। और क्या फीलिंग हुई आपको? सुलझे हुए हैं क्या? किस तरह का? शादी के बारे में सवाल थे बेसिकली, और उनकी वाइफ से मैंने पूछा पॉलिटिक्स को लेके कि पॉलिटिक्स में कोई रुचि है या नहीं है, तो वो तमाम सवाल मैंने उनसे पूछे। इसी पे मैं एक शेर अर्ज कर देती हूँ जो कि अशोक जी पे भी सटीक बैठता है और लालू प्रसाद यादव की ज़िंदगी का सार है। वो कहते हैं, फैज़ साहब का एक शेर है कि जिस धज से कोई मख्तल गया, जिस धज से कोई मख्तल गया, मतलब जिस चाल से, जिस ठाट बाट से कोई रणभूमि गया, वो शान सलामत रहती है। यानी कि जिस ठाट बाट से आप रणभूमि में जाते हैं वो शान सलामत रहती है। जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये मुझे कुलदीप नायर ने ये शेर सुनाया था और ये मेरी ज़िंदगी का सार है, जो फैज़ अहमद साहब का शेर है। हमारे बड़ा दिलचस्प है, मतलब खाने की बात करें तो हमें लगा कि भाई उत्तर प्रदेश, मतलब हम अवध से आते हैं, तो भाई अवध के सामने कहाँ टिक पाएगा, मतलब पटना का मटन। और इसी में हमारी भिड़ंत हो गई एक बारी। हम मिलने गए गवर्नर साहब से, तो आरिफ मोहम्मद साहब खुद यूपी से आते हैं सर, और वो कानपुर में रहे, बहराइच में लड़े चुनाव। तो आरिफ मोहम्मद साहब मुलाकात कर रहे थे, और इसमें बता सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं, मतलब वरना तो नाम नहीं लेना था, नाम नहीं लेते। तो खाने पे चर्चा हम लोग की चली आई और आम की बात होने लगी। तो वो बोले कि हमारे गवर्नर हाउस में एक आम के पेड़ लगे हैं, उसमें बहुत अच्छे आम होते हैं। तो हमने कहा सर कहाँ, पटना में आम हो रहे हैं, ये आम तो दशहरी होता है, दशहरी आम है। नहीं, वो बोले बहुत ही स्वादिष्ट आम पटना में लगते हैं और हमारे गवर्नर हाउस में भी हैं। तो हमने कहा सर खाने में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता अवध का। भाई अवध की बिरयानी, कबाब, गलावटी, टुंडे कबाब, हम बोलते हुए भी हमारे मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है। तो हमने कहा, तो सुनिए आरिफ मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, जो खुद यूपी के हैं। कहते हैं कि बिहार से बेटर कोई अगर ब्रांड, फूड के लिए ब्रांड अगर हम कहें जो प्रचार सबसे बढ़िया कर सकता है स्टेट, तो चाहे वो मटन हो, चाहे लिट्टी हो, चाहे दाल भात भुजिया हो, दही चूड़ा हो, दाल भात भुजिया हो, सत्तू हो, कहते बिहार से कोई बेहतर नहीं है। जहाँ जाओ चंपारण चंपारण चंपारण। पटना से मैं निकला मौसमी तो सब जगह मटन चंपारण, मटन चंपारण। मतलब मटन को धन्यवाद करना चाहिए बिहार का
कि इतना प्रचार जो बिहारी लोग करते हैं खाने का, और क्या स्वादिष्ट उनका खाना। हमने कहा सर ऐसे कैसे, आप कह रहे हैं हमारा रोगन जोश खराब है? तो वो बोले नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लखनऊ की तो ठीक है बात, पर पटना में और बिहार की बात खाने में अलग है। आप आम की बात कर रहे हैं, मैं खाने का बता दूं लोग कैसे स्वाद लेके खाते हैं। दाल और बहुत पतला भात, वहाँ भात चावल को भात कहा जाता है। भात में बहुत पतली दाल होती है, वो अरहर की दाल होती है, और साथ में चोखा या भुजिया, चोखा यानी मैश्ड पोटैटो, और भुजिया जो है वो फ्राइड आलू जो होता है वो होता है। उसमें बहुत कम चीज़ें को इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में आम की बात करें तो आम जो है वो काट के नहीं खाते हैं, आम को चूस के खाया जाता है, अच्छा, ताकि उसका पूरा स्वाद लिया चाकू जाए। वाकू नहीं यूज करते हैं? चाकू तो फिर बात अलग हो जाती है। छोड़ो चाकू वाकू, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कोई रहती है formality बिहार नहीं। में। आप खाइए लजीज, हाँ। आप स्वाद लेके खाइए, और खाने का इतना बढ़िया स्वाद होता है। चले खाने से हम लोग और healthy थोड़ा- भी है। खाने में हम लोग थोड़ा डिविएट हो गए, खाने पे ही चर्चा हो गई। और जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक खाना खजाना खाना खजाना का, और हर एक पॉडकास्ट में जैसे ही समय बढ़ता जाता है तो पीयूष को भूख लगती जाती है। ये तो खाने की चर्चा करते करते अब देखिए पॉडकास्ट में जब जैसे ही समय बढ़ता है तो पीयूष को अपने लंच की याद आ जाती है, और चाय की आज भी। और चाय की भी। आज दही चूड़ा खाएंगे पीयूष भी, और हम लोग को खिलाएंगे भी। तो बहरहाल हमने कह दिया ना कि यहाँ पे गवर्नर साहब को भी लगता है कि बिहार का खाना बहुत बढ़िया है, पर खाने पे सियासत भी बहुत होती है। और सियासत की चर्चा करें तो हमने तमाम दल डिस्कस किए, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी की। कांग्रेस की अगर बात करें, मतलब स्टेक होल्डर्स की अब बात करने आ रहे हैं, और छोटे स्टेक होल्डर्स पर आ रहे हैं। तो एक मुझे वो दौर याद है जब बोला गया कि भैया कांग्रेस कहाँ लड़ी, हमने लड़ाया था। लेकिन अभी जो बवाल मचा हुआ है, अभी चक्का जाम करने राहुल गांधी गए थे, और राहुल गांधी 3-4 बारी राहुल दौरा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर उसके बाद एक बारी और आए थे कन्हैया कुमार की यात्रा में, पलायन रोको यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हो, कन्हैया कुमार की यात्रा हो नौकरी वाली, या फिर अभी। तो बवाल ज़रूर मचा था, मतलब कि कहा गया भाई बड़ी बेइज्जती हो गई, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उतार दिया, उनको इतना बुरा लगा। तो हालांकि हुआ क्या? देखिए, एक पहले तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरी कोई बेइज्जती नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि ऐसी 100 बेइज्जतियां मुझे मंजूर हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए। तो वो अभी भी एक मार्टर की भूमिका में है। दरअसल कहानी ये है कि तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई इस पूरी के पूरी चक्का जाम के कार्यक्रम को लेकर। उसकी एक मीटिंग हुई। क्योंकि इसमें कोई स्टेज नहीं लगना था, एक ट्रक था जिससे एड्रेस किया जाना था, जिस पे लोगों को, नेताओं को रहना था, और उसमें नाम आरजेडी की तरफ से दिए गए, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जो नाम दिए जाते हैं। अच्छा, हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे वीवीआईपी लोग मौजूद होते हैं, कहते हैं ना कि दुनिया में उनके जैसा कोई मुनाफिक नहीं, दुनिया में उनके जैसा कोई मुनाफिक नहीं, जो जुल्म भी सहता है, जो जुल्म भी सहता है और बगावत भी नहीं करता। तो पप्पू यादव जुल्म भी सह रहे हैं और बगावत क्यों नहीं कर रहे? जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर लैंड हुए, पप्पू यादव तब तक पूरी पटना को पाट चुके थे कांग्रेस के झंडों के साथ। उन्होंने चक्का जाम कर दिया था, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया था, ठीक है। उसके बाद कन्हैया पाएंगे, तो ट्रेन को उन्हें रोक दिया था, सुबह रेल रोको कर दिया था और चक्का जाम कर दिया था। और पूरा ये पप्पू यादव के समर्थक कहते हैं कि भाई पूरा पटना जो है कांग्रेस के ही झंडे से पटा था, हम लोग लेके आए थे। तो एयरपोर्ट पे राहुल गांधी पहुंचते हैं और उनके साथ तमाम नेता होते हैं, और ये बात होती है, पप्पू यादव 2000 लोग के साथ खड़े हुए हैं वहाँ पे, उनका क्या करना है? तेजस्वी और राजद की रार है पप्पू यादव से, वो बर्दाश्त कर नहीं सकते। पूर्णिया का पूरा चुनाव में तेजस्वी यादव लगे रहे, ठीक है, तो ये जानते हैं आप कि आप तेजस्वी को नाराज़ नहीं कर सकते। पप्पू यादव, राहुल गांधी ये पूछते हैं, पप्पू यादव इतने आदमियों के साथ खड़े हुए हैं तो करना क्या है? तो सबसे पूछा जाता है, जैसे 5 नेता थे, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको लगता है। तब ये बात कही जाती है कि भैया आप तो गेस्ट हैं, ये प्रोग्राम तो महागठबंधन का है और स्टीयरिंग कमेटी को हेड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो वो हेड कर रहे हैं, तो हम लोग तो गेस्ट हैं, तो हम लोग कैसे फैसला ले सकते हैं कि पप्पू यादव को ट्रक पे चढ़ाना है कि नहीं। और पप्पू यादव के एक करीबी कह रहे थे कि ये सारा करा हुआ संजैया और अखिलेश का है,
संजैया और अखिलेश इसी भाषा में बोले, सारा करा धरा संजैया अखिलेश का है, वो दोनों रोके हमको, कोई और पप्पू यादव जी को रोका नहीं, वो दोनों रोक दिया हमारे तो नेता जन को। स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे? तो अभी पप्पू यादव नहीं, का हर एक जगह और चर्चा बहुत वायरल हो रहा है भैया, हम इस पे जब वो कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो उनको मेंबरशिप चली जाएगी पार्लियामेंट से, ये भी तो है। हाँ वो पप्पू पार्टी, यादव की एक और कहानी है हाँ। उसमें, किसी को पता तो नहीं ये होगा। कहानी है, समझ गए आप, कि ये तय हुआ एयरपोर्ट पे जितेंद्र भाई कि पप्पू यादव नहीं चढ़ेंगे क्योंकि हम लोग कांग्रेस गेस्ट है। हाँ पप्पू बताइए। यादव का एक कमरा जो है वो राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के बगल एक 5 स्टार होटल है, उसकी मैंने खुफिया जानकारी निकाली है, एक बार हमको मिलने का मौका भी मिला। हाँ 14वें फ्लोर पर एक कमरा हमेशा बुक रहता है अच्छा, पप्पू यादव का, और उनको जो मीटिंग करनी होती या फिर कुछ जैसे इंटरव्यूज़ देना होता है तो वहाँ 14वें फ्लोर पर उस कमरे में बुलाते हैं रिपोर्टर्स को और ये सारा चीज़। तो हमें भी एक बार मौका मिला जब वो सांसद बन के आए और उसके बाद दिल्ली में वो पहुँचे तो उनका इंटरव्यू करना ज़रूरी था। तो उस दौरान अचानक ऑफिस से फ़ोन आता है कि इनका तुरंत इनको पकड़िए। पता चला कि पप्पू यादव 14वें फ्लोर पर हैं और वहाँ तक जाने के लिए उनका एक आदमी ऊपर से आता है, तभी आप उनके रूम तक जा सकते तब हो, आप जा सकते तब जा सकते हो। और फिर वहीं बताया कि इनका रेगुलर यहाँ पर एक रूम बुक रहता है और जो भी इनको इंटरव्यू या रुकना हुआ इन पप्पू यादव को वो सारा चीज़। तो उसी दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके का वो था, सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, कैसे जो है बिहार में जब चुनाव और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी ने किस तरीके से विरोध किया था ग्राउंड पर। तो ये जो आप बता रही हो कि लिस्ट में नाम न देना और तेजस्वी यादव को इनको बोला गया कि लिस्ट आप तैयार करेंगे, ये अदावत कोई नई नहीं है, ये पुरानी है और वही चीज़ चली आ रही थी। इसी वजह से ये पूरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरीके से उनको रोका गया, उनको जीतने से उनके लिए दिक्कत खड़ी की गई। ये तमाम चीज़ें उन्होंने सारे जर्नलिस्ट जो ली मेरिडियन में बैठे हुए थे उनके सामने वो सारी बातें रखी और इससे क्लियर है कि किस तरीके की स्थिति है। पप्पू यादव अपने आप को एक तरीके के वो रॉबिन हुड तो हैं ही, उनको अगर देखा जाए तो जो भी आता है उस इलाके का उसको पूरी तरीके से इलाज कराना, खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके घर में अलग से उन्होंने रूम्स बना रखे हैं। एम्स में जो भर्ती नहीं होता है उसको राहुल ने बताया, उसको यहाँ पर आकर के घर में बाकायदे रूम में उसको रखा जाता है, खाने पीने की व्यवस्था तभी होती, जीतते चले आ रहे हैं। तभी उनकी एक स्थिति है। और उन गरीबों के बीच में जो है एक तरीके के रहनुमा है वो, इस वजह से उनकी काफ़ी इमेज पॉपुलर है। चलिए आते हैं कन्हैया कुमार पे। हमने सुना है राहुल कि बहुत खुश नहीं है बिहार के जो ऑफिस बेरर्स हैं कन्हैया कुमार के परफॉर्मेंस से। बहुत दिन से पदयात्रा कर रहे हैं पर दाल कुछ गल नहीं पा रही है, बिहार में कांग्रेस का टेम्पो बन नहीं पा रहा है, ये मुझे कोई कह रहा था। क्या सही है या इसीलिए चढ़ने नहीं दिया गया? और उनको रोकने वाला कोई और नहीं था, नेता नहीं था, उनको ट्रक पे चढ़ने से रोकने वाला कोई नेता नहीं था, प्रोटोकॉल ऑफिसर था जिसने सिक्योरिटी कहा। के लोग थे। देखिए उसके बाद बढ़ेंगे आगे। हाँ देखिए अध्यक्ष कई लोग नहीं जानते हैं, राजेश राम अध्यक्ष हैं अभी बिहार कांग्रेस के। उनको 1 साल से बनवाने की कोशिश हो रही थी। जो पुराने प्रभारी थे उनका नाम था भगचरण दास, लेकिन क्योंकि जो मौजूदा अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह वो इतने मजबूत थे दिल्ली के अंदर कि वो बन ही नहीं रहे थे। फिर कृष्णा अल्लावरू की एंट्री होती है। कृष्णा अल्लावरू अभी प्रभारी हैं, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे, उनके राहुल गांधी से डायरेक्ट वो उनके सिस्टम का पार्ट है। वो आकर फिर वो 1 साल से जो फाइल पड़ी हुई थी राजेश राम की वो फिर जाकर बढ़ाते हैं और फिर राजेश राम अध्यक्ष बनते हैं, दलित अध्यक्ष अब कांग्रेस के पास है बिहार के अंदर। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू क्योंकि पुराने साथी संगी हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, तो दोनों एक साथ जो हैं अब बिहार की कमान चला रहे हैं। और राजेश राम जी जो हैं उनको सिर्फ औपचारिकता के लिए रखा जाता है, फैसले ये दोनों लोग करते हैं। लेकिन एक बात सच है कि कन्हैया कुमार को लेकर
पार्टी के अंदर भी अगर आप लोगों से बात करें तो उनका कहना है कि अभी उनको वो उतने पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। आप नारों से या आप पोस्टर बैनर से या आप यात्राओं से वोट नहीं बढ़ता है, ये इवेंट होता है। राजनीति अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको नई जातियां जोड़नी पड़ेंगी। क्या कांग्रेस पार्टी कोई नई जाति जोड़ पा रही है? क्या जो कास्ट ब्लॉक्स हैं बिहार के अंदर, वो कास्ट ब्लॉक्स में कोई उथल पुथल है? क्या भूमिहार बीजेपी को छोड़ेगा? क्या कुर्मी नीतीश कुमार को छोड़ेंगे? क्या ईबीसी छोड़ेंगे नीतीश कुमार को? क्या पासवान चिराग पासवान को छोड़ेगा? क्या मांझी मुसाहर जो वोट है वो उनको छोड़ेगा? तो आप अगर कोई नया वोट ऐड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 70 सीट पे चुनाव लड़े थे, पिछली बारी 19 सीट आपकी आई थी। इस बार कहा जा रहा है कि आप 50-60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। कोशिश मैं समझाने की ये कर रहा हूं कि कुछ नया एड ऑन नहीं कर पा रहे हैं कन्हैया कुमार। हाँ, कोई नया एड ऑन नहीं कर, कोई नई जाति अगर आप ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपकी तरफ मोबिलाइज होती हुई दिख रही हो, तो शायद कन्हैया कुमार के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं बिहार से, बेगूसराय से, एक बार दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं। जयराम रमेश ने कन्हैया कुमार के लिए कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के पास सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड है तो वो कन्हैया कुमार की है। तो उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट भी किया जाता है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब उनके लिए भी एक कुरुक्षेत्र है, उनके लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है कि वो अपने आप को प्रूव करें कि वो बिहार के लाल हैं, सब समझते हैं। और जाहिर है दिल्ली में उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर वो डिलीवर करें बिहार को तो। पर दिलचस्प बात है क्योंकि इन्होंने बिहार के लाल कहा, अशोक जी, मतलब लाल बहुत सारे हैं पिक्चर में। तेजस्वी पे चर्चा हम लोग ने कर ही ली। एक तरफ नीतीश के पुत्र भी हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, जो संकट, मुझे एक विपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो तो बीजेपी से ज़्यादा लॉयल चिराग पासवान चल रहे हैं और सारा झगड़ा लगाने का काम बीजेपी चिराग पासवान को दे देती है। मतलब वहाँ पे 2020 में भी झगड़ा लगाया, जेडीयू को हराया, अब सर फुटअव्वल मचा हुआ है मांझी और चिराग पासवान के बीच में। वो इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान जो है बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक, आपने जिक्र किया था, रामविलास पासवान की तरह अपने फादर ही के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या किस्सा है चिराग पासवान का? रामविलास पासवान के बारे में हर कोई जानता है कि वो भाप लेते थे, कैलकुलेट कर लेते थे, जैसे मौसम वैज्ञानिक होता है कि कब बरसात होगी, कब कौन सा मौसम। तो चिराग पासवान का ये कहा जाता है कि 2014 से पहले उनको ये लग गया था कि एनडीए सरकार आ सकती है, क्योंकि मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था कि मोदी का क्रेज है, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और एनडीए सरकार में आएगी। तो उन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया कि आप जो है एनडीए के हिस्सा बनिए। तो कई दिन बातचीत होती रही, कोई फाइनल हुआ नहीं, लेकिन फाइनली चिराग पासवान, क्योंकि भाई आगे चिराग पासवान को ही संभालना है, जैसे लालू के बाद तेजस्वी को वो किया गया, हैंड ओवर किया गया, तो ऐसे चिराग को ही होना था आगे। और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का, जो पासवान की पार्टी है, उनका अध्यक्ष भी बनाया गया था। मतलब आगे आगे बढ़ा ही रहे थे उसको। तो ये जो एनडीए के साथ जोड़ने की पूरी स्ट्रेटेजी थी, वो चिराग पासवान ने ही गेम प्लान था उसका पूरा, और वो ठीक भी सक्सेसफुल रहा उनके लिए। और अब चिराग पासवान की जो फोरकास्ट वाली बात की जा रही है, मौसम वैज्ञानिक वाली, अब उनको ये लग रहा है कि बिहार में बहुत संभावना है उनके लिए, अच्छा, कि किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं वो, और कैलकुलेटिव मूव करते हैं, किसको टारगेट करना है, कहाँ क्या सवाल उठाना है। अभी जो इंसिडेंट हुआ था खेमका वाला बिजनेसमैन का, उसको लेके उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ही लाइन ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। एनडीए का पार्ट है, एनडीए से कोई सवाल नहीं है कि अलग जाने का उनका, बिल्कुल एनडीए के साथ इंटैक्ट है, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि कहाँ पे क्या टारगेट करना है, ताकि अपना स्पेस भी बना के रखें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने बॉर्डर को भी एड्रेस करें। तो अब वो आगे बोलते भी हैं, उनके लिए स्टेट प्रायोरिटी है, स्टेट की पॉलिटिक्स, सेंटर की नहीं। ये तो नया नया बुखार है। कैसा नया नया बुखार है? अभी तो केंद्र में थे चिराग पासवान, केंद्र में है। अब चाहत है कि बिहार में लड़ जाएं। स्टेट में तो है ही उनका। तो हृदय स्टेट में अगर मजबूत नहीं होगा मौसमी, तो सेंटर में कौन पूछेगा? उनका यही फार्मूला है, बिहार और बिहारी फर्स्ट, वो हमेशा बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और इस बार आपने देखा होगा मौसमी की ये जो भी पार्टियां हैं, उसमें नेशनल लेवल पर भी इनका
है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं हाँ। जो इस बार ऐसा लगता है कि ये रायता पार्टियां हो जाएंगी। अच्छा। मतलब अगर इनका रायता बिखरेगा हाँ। तो चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों के लिए बहुत ही दिक्कत भरी बात हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, इसके पीछे अलग तरीके की अर्थमेटिक भी है और केमिस्ट्री भी है। बहुत सारे लोगों की केमिस्ट्री एक दूसरे से नहीं मिलती है। गणित इस तरीके की है कि लोग अलग अलग फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं कि किस जाति का कितना परसेंटेज है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो जाति परसेंटेज के हिसाब से चिराग पासवान की बात चल रही थी, सर भी बता रहे थे कि किस तरीके से वो पहले से भांप लेते हैं। और अभी तो उन्होंने जो चर्चा करनी शुरू कर दी अपनी कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। तो चिराग पासवान 243 सीटों की बात कर रहे हैं, उनके चाचा जो हैं वो भी कह रहे हैं हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। इसके साथ साथ एक नई पार्टी आई है, शिवदीप लांडे उन्होंने बनाया है, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये जितनी रायता पार्टी हैं ये सब फैला रही हैं रायता, और इसको समेटना दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। और परेशानी ये होगी क्योंकि ये लोग जाति के आधार पर जो इनका वोट बैंक है, अभी उनकी भी बात जो है आरएलएसपी, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर हमको सही तरीके से वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो वो भी अपना कुछ देख लेंगे। वीआईपी पार्टी की अगर बात करें, ये सभी रायता पार्टियां हैं। अच्छा। वीआईपी जो है मुकेश साहनी कह रहे हैं कभी महागठबंधन में तो कभी एनडीए में, कभी कहीं भी जा सकते हैं। उनके लिए वीआईपी से भी निकल करके एक वीवीआईपी पार्टी आ गई जो कि उनसे निकल करके वो बोल रही है कि इंकलाब पार्टी भी वहां पर है। हाँ। इसके आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी बनाई, असदुद्दीन ओवैसी भी अब जो है असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए। तो इन पार्टियों का जो रायता फैला है ये दोनों के लिए बहुत ही दिक्कत भरी बात हो रही है और सभी समेटने में परेशान हैं। जो बड़ा नेतृत्व है एनडीए का वो ये चाहते हैं कि इनको किस तरीके से अपने पाले में रखा जाए। तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोग भी इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम जो लेफ्ट वाम दल की जितनी पार्टियां हैं, एक दो नहीं है, 4-5 पार्टियां हैं। पिछली बार 2020 में 16 सीटें दी गई थी, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। 16 सीटों में बढ़िया उन्होंने किया था। तो उनको लगता है कि इस बार हमारे लिए भी बढ़िया हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन के लोग भी जो है उनको भी डर लग रहा है कि हमारी पार्टियों से जो लोग जुड़े हुए हैं ये रायता पार्टियां, उनके लिए भी दिक्कत खड़ी कर सकती लेकिन है। इन सभी पार्टियों में आप अपनी बात करें। हाँ सही बात है। कंप्लीट बताइए। तो ये सारा चीज जो है इन सब के बीच में काफी लग रहा है कि कैसे इसमें बातचीत किया जाए, मीटिंग कैसे किया जाए और इनको कैसे संभाला जाए, इसको फैलने से कैसे रोका जाए। हाँ, क्या इन बोल रहे सभी थे? पार्टियों में सबसे रेलिवेंट और सबसे स्ट्रांग अगर कोई है तो वो है चिराग पासवान की पार्टी। उसका कारण ये है कि चिराग पासवान इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब क्या कभी कारण कभी नहीं, क्योंकि उनको CM बनना है? हाँ, क्योंकि उनको अब सत्ता इस बार नहीं मिली तो अब वो क्या चाह रहे हैं, जैसे बता भी रहे हैं अशोक जी क्या ने कह रहे हैं पीयूष आप? बिल्कुल। अगर बताइए, बता रहे हैं चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनना चाहेंगे? 100% स्ट्राइक रेट है उनका। लोकसभा चुनाव लड़े, जितनी सीटों पे चुनाव लड़े सब पे जीते वो चुनाव। और यहाँ तक कि इस बार उनके पार्टी के नेताओं को ये तक मानना है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस और जितनी अच्छी छवि इस वक्त पार्टी की है वो अब तक नहीं रही पार्टी की। जहाँ और एक बात और, ये नहीं कि आप 243 सीट में से जो बीजेपी और जेडीयू डिसाइड करेंगे वो सीट वो ले लेंगे। अभी सीट जब बंटवारा होगा तब आप देखिएगा कितना सिर फटाफट इसमें होने वाला अच्छा है। 243 सीटें हैं। हाँ। लगभग 100 सीटें जेडीयू बीजेपी उन पर चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है 101, 2, 3 का ऊपर नीचे का फासला हो। मैं आपको वो बता रहा हूँ पूरा फ्रेगमेंटेशन क्या होगा। इसके बाद 25 से कम तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान मानेंगे नहीं, लेकिन ये वो 25 सीटें बीजेपी जेडीयू डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। कारण यहाँ पर ये है कि इस किंग बार मेकर। इस कारण यहाँ पर ये है कि चिराग पासवान ये नहीं चाहते कि वो मैक्सिमम नंबर या ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव लड़े। वो ये चाहते हैं कि वो उन सीटों पे चुनाव लड़े जहाँ पर उनके विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये नहीं कि, और अगर आप मान लीजिए 25 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, 20 भी वो ले आते हैं तो दोनों तरफ कर सकते हैं ना बातचीत, इधर भी और इधर भी। अब आप आजकल तो नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था पर उन पर सवाल खड़े कर ही दिए।
कई सारे मुद्दे हैं जो मांझी और चिराग पासवान के बीच में भी हमने देखा किस तरह से मांझी बयानबाजी हो गई। भी बीच में आकर के खड़े हो गए हैं। मांझी भी जो है, मांझी साहब की लोग चर्चा बोल कर रहे लेते हैं। एक नेता हमको बता रहे थे कि मांझी को जो है दायित्व दिया गया है कि वो चिराग पासवान को के ऊपर बयानबाजी करें, उन पर टीका टिप्पणी करें, यानी कि दोनों में जो है चर्चा चलती रहे और चिराग पासवान ज्यादा हवा में ना उड़े। ये एनडीए के एक बड़े नेता ने हमको बताया। नीतीश जब कुमार जब मांझी ने भी मौसमी बयान दिया था तो उसके तुरंत बाद मैं उनके घर गया था इंटरव्यू करने के लिए। तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि हम इधर के बारे में बोलें कि मांझी उधर के साहब बारे में। ने, हाँ, लेकिन उनका ये तय था कि अगर उनको 20 सीटें जीतनी है तो कम से कम 40 सीट उनको मिलनी चाहिए। तो 243 में से 40 सीट का मतलब वो अनुमान लगा रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जिस जाति से आते हैं, जो मुसहर जाति है वहाँ पर, उसका करीब करीब 3% के आसपास पॉपुलेशन अगर बात करें तो 40 लाख जो है मुसहर वहाँ पर हैं बिहार में। उस एरिया में इनका काफ़ी वर्चस्व है। और पहले इनका जो स्ट्राइक रेट था 2020 में 7 सीटें दी गई थी, 7 में से 4 जीत लिया। तो इनको लग रहा है कि अगर हमको 20 सीटें अगर हमको जीतनी है तो 40 मिलना चाहिए। तो हम पहले से ही अपनी डिमांड रखते हैं 40 से 50 के बीच में। तो इस तरीके का इनकी पूरी चर्चा चल रही है और इसकी कोशिश उनकी लगातार जारी है। बयान भी उसी तरह। लेकिन मांझी मुझे नहीं साहब लगता का एक किस्सा मैं मुझे नहीं बताती हूँ, लगता बस एक बात, मुझे नहीं लगता है कि उनको 7 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। खैर जो भी अभी तो समीकरण बन रहे हैं, उनको 7 मिलेगी या 10 मिलेंगी। मतलब ये जो इफ एंड बट्स हैं वो मांझी साहब बहुत अच्छी तरह से तोल मोल के चलते हैं। ये मुझे बताया किसी नेता ने, जब वो मुख्यमंत्री बने, वो जा रहे थे गया, मांझी साहब जा रहे थे गया, और नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा। तो वो बोले कि मांझी साहब अपना हर बारी मतलब पटना से गया ही की तरफ, अपने क्षेत्र की तरफ जाते थे। एकदम से एक फ़ोन कॉल आया। तो मांझी साहब गाड़ी में बैठे हुए थे और फ़ोन कॉल आया, नीतीश बाबू दूसरी लाइन पे, बोले आने मार्ग आ जाइए। तो वो सस्पेंस में कि क्यों बुलाया भाई। कभी कह रहे थे, जो उनके साथ थे वो बोल रहे थे कल्पना ही नहीं की थी कि क्यों बुला रहे। तो जैसे ही वो घर पहुंचे एक आने मार्ग, तो नीतीश बाबू जो है बाहर गेट पे खड़े उनको रिसीव करने के लिए। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अंदर गए। जब वो अंदर गए तो नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी दिखाई और बोला आप बैठिए अब इस पे। वो जो आने मार्ग में उनकी कुर्सी थी सीएम की, उस पे बिठाया और उसके बाद उनको ले गए गवर्नर हाउस। लेकिन इफ एंड बट में वो इस तरह चल रहे थे, जब मामला खटास में पड़ गया, क्योंकि सारी फाइलें नीतीश कुमार की तरफ से आती थी और ये साइन कर देते थे, तब लोगों ने, ये मुझे उनके करीबी नेता बता रहे कि लोगों ने उनको चाबी भरी, भाई आप सीएम हैं, काहे आप फाइल ऐसे ही साइन कर देते हैं। तो फिर ये सवाल करने लगे, फाइल्स आती थी और इसे रोक देते थे फाइल्स, मामला खट्टा होने लगा। तो शरद यादव साहब आए, बोले कि हम आना चाहते हैं घर खाने के लिए। तो इन्होंने बुलाई है, कहते दही और सब खाना होना चाहिए और दही और होना चाहिए, दही ज़्यादा रखना। तो ये समझे नहीं कि चलो दही ज़्यादा रखना, दही चाहिए और दही चाहिए। तो ये बैठे शरद यादव साहब के साथ। शरद यादव तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉलवर्ट है, तो इनको लगा शरद यादव इनकी तरफ है। और खाना वाना शरद यादव साहब ने खाने के शौकीन, पूरा खाना खाया और जैसे ही दही ले रहे थे तब बोला आप इस्तीफा दे दीजिए। तो रायता फैला दिया। तो वो रायता फैला दिया। वही उनकी खटास हो गई शरद यादव से। वो गए और जब नीतीश कुमार से मिले उसके बाद, तो उनका रेजिग्नेशन लेटर पॉकेट में था, लेकिन वो गए और नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह ये सब मौजूद थे। उन्होंने घेरा मांझी साहब को, तब उन्होंने फैसला कर लिया मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा। वो इस्तीफा जेब में लेके गए थे और वापस आ गए। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जितिन राम मांझी को कम आंख के नहीं देखना चाहिए। वो उनको जो सीटें मिलेंगी, जितना मिलेगा, वो कोई भी अपने मान सम्मान के साथ अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। 8 बार सत्ता में रहे, समझ लीजिए आप राजनीति का तो किसी न किसी रूप में वो बने रहते हैं बिहार में। तो मौसम वैज्ञानिक है वो, डबल मौसम वैज्ञानिक है। तो मौसम वो बिल्कुल भाप लेते। तो यहाँ चिराग पासवान हो गए, जितिन राम मांझी हो गए, और फिर वीआईपी की चर्चा चली आ रही है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना कि
जो एक्स फैक्टर आ रहा है जनसुराज। दिल्ली से लेके पटना तक, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी सबसे नया प्लेयर है, उसके बारे में कोई किस्सा किसी को सुनाना है तो सुना दे, क्योंकि मैं एक चीज़ दावा कर सकती हूँ कि सबसे पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जन स्वराज पार्टी की आने वाली। तो आप ही सुनाइए ना, उसमें आपकी तो मुलाकात भी है, आपने खबर भी किया है। हमने डांट भी खाई है, मतलब से नहीं देखिए, जन स्वराज पार्टी के बारे में जो है, आपको किसने डांट दिया? एक तरीके से प्रशांत किशोर ने। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना स्ट्रेचर और जिस स्टाइल में उन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, सेम वही स्टाइल जन स्वराज पार्टी बिहार में कर रही। लेकिन बिहार की जो वहाँ की जाति समीकरण है, उसमें उनको फिट बैठने में बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये आपने देखा होगा, जो भी रैलियां कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम उनके द्वारा किया जा रहा है, उसमें जब भी वो मुद्दा उठाते हैं बिहार और बिहारी की, तो उसमें उनके साथ युवा होते हैं। उनकी कोशिश ये है कि युवाओं को अपने साथ लेकर के चलें बिहार में। इसके साथ साथ जो MY फैक्टर है बिहार में, जो कि कांग्रेस और RJD के साथ हमेशा रहा है, परंपरागत वोट उनकी सीधे MY फैक्टर इन लोगों को पड़ती है, उसको तोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। और मुस्लिम वोटर्स को भी अलग से वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी कई रैलियों में, प्रोग्राम में हमने देखा कि मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन क्या जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करिश्मा दिखाया, उसी तरीके से लोग उनको वहाँ पर हाथों हाथ लेंगे, ये बहुत ही टफ उनके लिए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने भी उनके लिए एक अलग से बम तैयार करके रखा हुआ है, अलग तरीके की स्ट्रेटेजी बना करके रखा हुआ है। एक चीज़ देखा होगा आपने कि जैसे ही प्रशांत किशोर पीके का नाम रेगुलर चलता था, पीके के आगे पांडे लगा दिया, उनकी जाति को वहां पर जोड़ दिया। विपक्ष ने सीधे तौर पर उनको टारगेट किया कि यहाँ जो है जाति से आगे या जाति से बढ़ करके आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए उन्होंने उनके नाम के आगे प्रशांत किशोर पांडे जैसे ही लगाया, वैसे ही उनका जो ग्राफ एकदम हाई था वो डाउन हो गया। लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई प्रशांत किशोर जो हैं ये अगड़ी जाति का नेतृत्व करते हैं, उस जाति से हैं, इसलिए इनको उसी हिसाब से वो करना। दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने परफॉर्मेंस दिखाया, उनके जो एजेंडे थे, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने बिजली पानी की बात कही, सेम उसी तरीके से जो है पीके भी बात कर रहे हैं। लेकिन कितना सक्सेस होगा ये देखना होगा। दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ इससे 4 गुना ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ किस तरीके से वो टारगेट करते हैं, ये पीके की पॉलिटिक्स जो है इस बार यहाँ पर इसका लिटमस टेस्ट होगा। और ये देखना होगा कि पीके कितना जो है सक्सेस होते हैं इसमें। और ये दिलचस्प है ना, जो जैसे जितेंद्र कह रहे हैं कि भाई आप इससे पहले खुद मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। मैं उनकी भाषण सुन रही थी तो हर में वो कहते हैं मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और मतलब मुझे याद है कि जब कांग्रेस के आला कमान के सामने प्रशांत किशोर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो दौर था जब वो लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, वो एक गेम प्लान लेके आए थे कि कैसे आप PM मोदी को काउंटर कीजिए। और उन्होंने बड़ा भारी प्रेजेंटेशन दिया, बिल्कुल स्लाइड्स दिखाई, और पार्टी के आला नेता वहाँ पे मौजूद थे, और राहुल गांधी मौजूद थे, और बड़े नेता मौजूद थे, और उन्होंने स्लाइड्स दिखाई कि आप इस तरह से जीत सकते हैं। और प्रशांत किशोर पहले कांग्रेस में आना चाहते थे, और ये मतलब वो एक पद चाहते थे, कोई उनको एक जनरल सेक्रेटरी या कुछ महासचिव का पद मिले। तो वो चाह रहे थे कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिशियन बनना है, बना बहुत चुका मैं, अब मुझे पॉलिटिशियन बनना है। तो वो कांग्रेस में उन्होंने कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता एकदम घा गए। उन्होंने कहा कि हम अपना इन हाउस पीके तैयार करेंगे, हम आउटसोर्स क्यों करें। अच्छा, प्रशांत किशोर का दिमाग तो बहुत सारा है और उनके पास एक बहुत अच्छा करियर है, तो वो आ जाएंगे तो कांग्रेस के जो बहुत ज़्यादा चाणक्य नेता हैं वो क्या करेंगे, वो तो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रशांत किशोर का दरवाज़ा बंद करने के लिए एक इन हाउस पीके तैयार किया, सुनील कोनुगुल, और प्रशांत किशोर को बोला भैया जी नमस्ते। SIR पे एक राउंड चर्चा हो जाए कि क्या टेक है आपका SIR पे। SIR क्यों? अब आप ये सोचिए, चुनाव अगर है
2003 की बात उसमें कही जा रही है कि 2003 से लेकर अब तक जो डेटा है उसमें कई बार कुछ वोटर्स ऐड हुए हैं, कुछ वोटर्स छोड़ के चले गए हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी, कई ऐसे वोटर्स हैं जो कि विदेश में जाके रह गए हैं, लेकिन वो आते हैं वोट डालने के लिए। अगर उनका नाम हट जाएगा तो फिर लोगों को दुख होगा। इलेक्शन कमीशन खुद ये कहता है कि आप कहीं पर भी हों, किसी भी प्रदेश में हों, कहीं पर भी हों, किसी भी राज्य में हों, आप आइए, वो वोटिंग के दिन आइए, अपना वोट डालिए, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है। तो एसआईआर होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जेन्युइन वोटर्स कौन है वो पता चले। और कई ऐसे अरे वोटर्स अभी याद आया इलेक्शन कमीशन को। लोकसभा में जो वोट हुआ उसको इनवैलिड मान लोगे? नहीं, लोकसभा में वोट हुआ, अगर सपोज करो 50 लाख वोटर बाहर हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर 50 लाख वोट लोकसभा में डाला था, मतलब उन लोगों ने एक्सरसाइज किया होगा, तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा? तो हर वोटिंग से पहले तो ये पता चलना ही चाहिए ना कि कौन सा आपका वोटर। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 महीने के अंदर जो ऑपोजिशन का जो आरोप है कि जानबूझकर इसका जो टाइम पीरियड है उतना शॉर्ट पीरियड रखा गया है। 25 दिनों के अंदर करोड़ों लोग कैसे लेंगे अपना फॉर्म? और उसमें भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें 11 डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं, वो भी ऑपोजिशन का कहना है तो कि ये इलेक्शन कमीशन ये भी कहा है ना कि आप अपना फॉर्म भर के दे दीजिए, आप मत दीजिए डॉक्यूमेंट, आप बता दीजिए कि आप वोटर हैं। तो आप जानकारी तो लेनी जरूरी है ना। कोई भी एक्सरसाइज होती है, कुछ भी होता है, उसमें आपको पता करना जरूरी है कि कौन जेन्युइन वोटर है, कौन आदमी वो आके वोट डालेगा। ये सब चीजें पता करना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम ही है। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आपको लगता है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा जितेन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बोल रहा है तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शंस देगा वो तो मानना ही पड़ेगा और डिसाइडिंग फैक्टर्स होगा वो। अब देखना है कि किस तरीके से इस पर गवर्नमेंट या जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी गई हैं सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में, तो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक ये प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चलाया जा रहा है कि सवाल कई बार उठे कि बिहार में जो है घुसपैठिए आ जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं कुछ इलाकों में। साहेबगंज का इलाका जो है, जो वहाँ से एक रूट बना हुआ है कि गंगा के किनारे किनारे वाले एरिया में घुसपैठिए जो आ जाते हैं, वो अलग तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा के रखे हुए हैं। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाती रही हैं। हो सकता है कि उसी के हिसाब से ये आगे प्रक्रिया इसको बढ़ाई गई हो और इसी वजह से ये कदम बढ़ाया जा रहा हो। लेकिन विपक्ष तो इस पर सवाल उठा ही रहा है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कम समय है, कम समय में इतनी जल्दी ऐसे कैसे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन और कोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं, अब उसके हिसाब से काम करना होगा। अशोक सर, आपका क्या कहना है? क्योंकि उसके बाद हमारे जो तमाम दर्शक हैं, पिछली बार का हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद किया गया था और बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारी तारीफ़ें की और कई लोग ने बहुत शिकायतें भी उड़ेली। तो वो हम थोड़े इस दर्शकों की शिकायतें पढ़ें। उससे पहले आपको लगता है कि ये भी एक गेम चेंजर होने वाला है, ये जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का? अगर नए नाम आते हैं, कहीं ना कहीं मामला जो है आखिरी ओवर तक जा रहा है। नहीं, देखिए, मौसमी चुनाव आयोग का अपना काम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ें बोल ही रहा है और हम एक पत्रकार के नाते जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है वो हम बता रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है, विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग क्या बोल रहा है, क्या काम कर रहा है, तो हम सामने दिखा रहे हैं। हमारा काम कोई राय ना दे करके, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। जो हो रहा है उसको बता रहे हैं हम लोग। तो इसलिए चुनाव आयोग का जो ड्यूटी है वो अपनी कर रहा है। विपक्ष का काम है उस पर सवाल उठाना, तो वो हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सबको मान्य होगा। या अशोक जी ने बिल्कुल अंपायर की भूमिका अदा कर दिया। हम लोग अंपायर ही हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा काम ही अंपायर वाला है। अशोक सर ने बताया कि भैया जर्नलिस्ट का काम है जो चीज इन्फॉर्मेशन देना। हम तो घट रही है वो बता दिया जाए और जो जुड़ रही है, लेकिन तो उसमें ऐड ऑन क्यों कर दे? हम घटाएं जोड़ाएं, हमारा काम ही नहीं है। हम खबर में तोड़ फोड़ नहीं कर सकते ना। अब आप समझे कैसे सुर्खियां ढूंढ लेते हैं अशोक सर इंटरव्यू करते दौरान, किस तरह से इंटरव्यूअरी को सवाल पूछते हैं और किस तरह से खबर निकाल लेते हैं। तो सुना देते हैं आपको, हमारे जो दर्शक हैं कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको बता देते हैं, बतला देते हैं और कह देते हैं। देखिए यहाँ पे यशपाल महाजन साहब वो लिखते हैं और बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बहुत सारे 700-800 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। उसमें से वो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन है, आई एम 75 years old, senior citizen who retired from Economic Advisory Council of the Prime Minister's office and met late respected Indira Gandhi, late Dr. Manmohan Singh, late Pranab Mukherjee
when he was chairman of the Planning Commission. I congratulate all of you young journalists for a brilliant, यूज़फुल पॉडकास्ट. गॉड ब्लेस यू सर. अपना इस तरह से आशीर्वाद हम लोग पर बरकरार रखिए. हम लोग इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे और आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे. और रमेश चंद्र जी कह रहे हैं कि पहली बार ये रेडियो सुना, कीप इट अप. थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलतियां भी हो जाए तो भी कीप इट अप कह दिया करिए. उससे हमारे हौसले में जो है अफजाई होती है. और 5 दिन पहले हमें बुल्स-आई ने कहा कि पीयूष नीड्स टू अंडरस्टैंड the spirit and philosophy of democracy. ये क्लासिक कमेंट है भाई साहब, बहुत बढ़िया. बुल्सआई, यू हिट द बुल्सआई. पीयूष कुछ कहना है आपको बुल्सआई को? थैंक यू फॉर योर कमेंट्स. कीप कमेंटिंग. देखिए बुराइयां, कीप कमेंटिंग, दैट्स द स्पिरिट. कम ऑन पीयूष. और देखिए विजयपाल सिंह कहते हैं, मौसमी जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई. साधुवाद. कांग्रेस से जुड़ी खबर और राहुल गांधी जी के बारे में पहले आदेश जी से सुन लिया करते थे, मगर आप लोग के पास भी बहुत अंदर तक जानकारी है. शुक्रिया हम सबको इतनी जानकारी देने के लिए. और आज के दौर में किसी के पास 1 मिनट नहीं है सुनाने के लिए. हम 1.5 घंटा सुनने के लिए हम 1.5 घंटा सुनते रहे आपको. बहुत लंबा टाइम दे दिया. वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया. आखिरी कमेंट पढ़ लेते हैं. कुछ बुराइयां हैं तो बुराइयां भी प्रोड्यूसर साहब भेज दिया करिए, वरना लोग कहेंगे अपनी ही तारीफ करते रहते हैं हम लोग. तो बुराइयों में चलिए, आज पहली बार 12 साल में ऐसी रिपोर्ट देखी जो सच्ची रिपोर्टिंग है. और कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग यहाँ पे किसी का पीआर ना करें. ये पीआर किसी का नहीं होगा. हम लोग बीट कवर करते हैं, पर लेकिन यहाँ पे सच और सिर्फ सच हम बोलते हैं. और उसके अलावा यही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, हमने थोड़े कमेंट्स पढ़ दिए. और हम ये कहना चाहते हैं आपको कि देखिए बिहार पर ये हमारा पॉडकास्ट था. आपने बहुत सारे कमेंट्स दिए, बताया हमको, हमने उन चीज़ों को समझा है. हमारे बिहार का जो दंगल है वो जारी रहेगा. बिहार से पीयूष को हम लोग इंपोर्ट करके यहाँ दिल्ली लाए हैं. यहाँ पे पीयूष हमारे साथ रहते हैं और इनको हम पॉडकास्ट में जमाए रखेंगे ताकि बिहार के खान पान से लेकर सियासत ये बताते रहे. हमारे सारे सहयोगी इसी तरह से हम लोग आगे भी, अभी बिहार की शुरुआत हमने की है, चुनावों में हम लोग बस एंटर कर रहे हैं. आगे भी हम इसके बारे में जिक्र करते रहेंगे. और ज़ाहिर तौर पे जाने का वक्त हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि अपनी तारीफ़ों से हमको गदगद कीजिए, अपनी बुराइयों से भी हमको नवाजिए ताकि हम लोग अपने आप को बेहतर बनाएं. और हमारे प्रोड्यूसर जो पीछे बैठे हुए हैं वो टाइम देख रहे हैं कि ये बोलना शुरू करती हैं तो थमती नहीं है. तो सबसे पहले हम अपने सीनियर अशोक सिंघल साहब को धन्यवाद करते हैं. सारे अपने रिपोर्टर्स को भी धन्यवाद करते हैं. वक्त हो गया खाने का. पीयूष निकल जाए उससे पहले हम इसको शो को क्लोज़ करें. अंकित हमारे प्रोड्यूसर, विशाल और राहुल हमारे कैमरामैन और रोहन हमारे साउंड डिज़ाइनर. हमने किसी का नाम गलत नहीं बोला है. थैंक यू वेरी मच. कैमरे के पीछे हमको बेहतर ढंग से और बहुत सुंदर और मजबूत ढंग से हमें पेश करने के लिए. और अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. अगला एपिसोड हमारा किस पर हो ये भी बताइए, क्योंकि मैं अपने एक्स हैंडल में वो डालती हूँ कि हम एक पोल कराते हैं कि क्या मुद्दा रहे. पिछली बार भी हमने बीजेपी प्रेसिडेंट और बिहार चुनाव को लेके पूछा था आपसे. और हम लोग आगे भी बिहार चुनाव और बीजेपी अध्यक्ष पर विस्तार से रिपोर्टर्स ऑफ एयर में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए वक्त हो गया है पानी पीने और खाने का. सलाम, नमस्ते. Reporters Off.